Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 1st June 2024. तो आज के सेशन में हम 1st जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 1st जून 2024 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, सम अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम देखेंगे कि किसी कंट्री के अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ करेंसी से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, या दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कोई एमओयू साइन होता है, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में आज डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज देखेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली किसी बैंक ने कोई इनिशिएटिव लिया है, आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस जारी किया है, किसी बैंक का कोई एमडी सीईओ अपॉइंट हुआ है। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। ऑल्सो सम स्पोर्ट्स न्यूज, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स अगर चल रहे हैं जैसे ओलंपिक आने वाले हैं या कोई ग्रैंड स्लैम चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स न्यूज बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड खबरें। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, किसी पोस्ट पर किसी अथॉरिटी पर कोई अगर हायर हुआ है, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। देन सम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड समाचार। सम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यता। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सेशन की समरी, सारांश कि आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। सबसे पहली इंटरनेशनल न्यूज आ रही है कि भारत ने पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हुआ है कि इंडिया ने 2024-26 के लिए जो कोलंबो प्रक्रिया है, जो कोलंबो प्रोसेस है, उसकी चेयरमैनशिप ली है। 2003 के आसपास कोलंबो बेसिकली प्रोसेस साइन हुआ था, जो बेसिकली कोलंबो जो प्रक्रिया है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। बेसिकली एक कंसल्टेंट प्रोसेस है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये काम करती है, इंप्रूव करती है। जो मैनेजमेंट है वो माइग्रेट वर्कर के लिए इंप्रूव हो सके और जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल सके। तो 2003 में कोलंबो प्रोसेस साइन किया गया था, जो अभी श्रीलंका में प्रोसेस हुआ है, जिसका मेजरली पर्पस क्या है, माइग्रेटरी मैनेजमेंट को सही करना और जो माइग्रेट वर्कर्स हैं, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन बेसिकली जितने भी माइग्रेटरी वर्कर्स हैं उनके राइट्स को दिया जा सके। क्लियर? तो 2024 से 26 के लिए भारत को कोलंबो प्रोसेस की लीडरशिप मिल गई है, भारत इसे लीडर करेगा। इस प्रक्रिया में 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेटरी स्टेट शामिल हैं, जो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशनों के माध्यम से समन्वित होते हैं। भारत की अध्यक्षता में ध्यान कौशल योग्यता, मींस प्रमोटिंग स्किल्स क्वालिफिकेशन, एथिकल रिक्रूटमेंट, नैतिक भर्ती एंड माइग्रेटरी हेल्थ पर दिया जाएगा। क्लियर? तो पहली न्यूज क्लियर है। किस चीज से रिलेटेड पहली न्यूज आ रही है कि भारत ने पहली बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता की कमान संभाली है। डन? ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। NSE indices launch India's first EV index, Nifty EV and New Age Automotive Index। तो पहले तो आपको इंडेक्स समझना है, थोड़ा सा शेयर मार्केट को समझते हैं। यहाँ से शेयर मार्केट एंड इंडेक्स की हम जब बात करते हैं, शेयर मार्केट हमारी वो मार्केट है बेसिकली जिसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं।
एनएससी एंड बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 में स्टैब्लिश किया गया था और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे पुरानी मार्केट है। तो एशिया की जो सबसे पुरानी मार्केट है वो कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही एनएससी है, लेटरली जो कमांड है उसको डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक जो है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी एनएससी। अब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होते हैं? इंडेक्सेस होते हैं। क्लियर? सो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बीएससी और एनएससी से रजिस्टर होती हैं, तो उन कंपनीज को अलग अलग सेक्शंस में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग इंडेक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका एक सबसे फेमस इंडेक्स है निफ्टी। जैसे एक सेंसेक्स है जो किसका है? बीएससी का इंडेक्स है। सो अभी क्या कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने? जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट है उसके लिए एक न्यू इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम क्या है? निफ्टी ईवी। तो निफ्टी इंडेक्स, ईवी इंडेक्स लॉन्च किया है जो न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। तो 2024 में 30 मई को एनएससी ने इंडिसेज लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सूचकांक लॉन्च किया जिसका नाम निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। कंपनी के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और जो ईवी क्षेत्र और नई उम्र की ऑटोमेटिव तकनीक में शामिल है। सूचकांक के लिए आधारित तिथि 2 अप्रैल 2018 है जिसका आधार मूल्य है 1000 और इस अर्धवार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाएगा और त्रैमासिक रूप से पुनर्संतुलित किया जाएगा। उसके साथ साथ जो ये नया सूचकांक है ये परिसंपत्ति प्रबंधनों के लिए एक मानव के रूप में कार्य करेगा और ईटीएफ और सूचकांक निधि जैसे निष्क्रिय निधियों द्वारा ट्रैक किया जाएगा। यह पहल बाजार प्रवृत्तियों के अनुरूप नवाचारी सूचकांक प्रदान करने के एनएससी के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है। क्लियर? तो एनएससी इंडिसेस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ईवी इंडेक्स निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो रिसेंटली आरबीआई इम्पोज इमीडिएट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडलवीज ग्रुप, EARCL एंड ECL फाइनेंस। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एडलवेज एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ECL फाइनेंशियल कंपनी। तो कुछ रीजंस की वजह से आरबीआई ने अभी क्या लगा दिया है? इन दो ऑर्गेनाइजेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए हैं। तो सबसे पहले आरबीआई को पावर कौन देता है? अगर मैं बात करूं कोई एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है तो सरफासी एक्ट 2002 के तहत आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई किसी भी एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी का लाइसेंस क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। सो ये जो EARCL है ये एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे सरफासी एक्ट 2002 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था। तो अभी आरबीआई ने कुछ रीजंस की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिए। वहीं ECL को, जो एक फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड है, उसको आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत इनका बेसिकली इस पर प्रतिबंध लगाया है। EARCL को वित्तीय संपत्ति जिसमें सुरक्षा रसीदें शामिल है का अधिग्रहण करने और मौजूदा SRS को पुनर्गठित करने से प्रतिबंध किया गया है। आरबीआई ने पाया है कि दोनों संस्थाएं तनावग्रस्त एक्सपोजर को हमेशा के लिए हरा भरा रखने और नियमों को दरकिनार करने के लिए संरचित लेन देन में शामिल थी। SR मूल्यांकन, ऋण से मूल्य मानदंडों के अनुपालन और बड़े क्रेडिट पर जानकारी के केंद्रीय भंडार को रिपोर्टेड से विसंगत नोट की गई। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी CSFB अनाउंस बैंक अश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनर विद ICICI लोम्बार्ड जनरल। तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। देखो, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आरबीआई लेके आया था मनी इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए 2014 में, और कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो जालंधर बेस्ड बैंक है ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक था। अभी कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड ने क्या अनाउंस कर दिया है? बैंक अश्योरेंस अनाउंस कर दिया, और किसके साथ मिलकर? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो सिंपली समझो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या प्रोवाइड करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो बीमा प्रोवाइड करती है। जबकि CSFB क्या है? एक फाइनेंशियल बैंक है जो फाइनेंस इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था।
तो दो चीजें अलग अलग समझ आई, आईसीआईसीआई एलआईसी है, एक एनबीएफसी है, और सीएसएफबी क्या है, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। अब पॉइंट क्या है, बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या है? बैंक अश्योरेंस का मतलब है जब कोई बैंक, चाहे वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल बैंक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्या टर्म देंगे? बैंक अश्योरेंस टर्म देंगे। तो जो सीएसएफबी बैंक है, अब वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं उनको सेल करेगा, और इसी टर्म को हमने क्या नाम दिया, बैंक प्लस इंश्योरेंस, नोन एज बैंक अश्योरेंस। मींस अब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो टाइप का मतलब समझ आया कि अब सीएसएफबी बैंक बैंक अश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी बेसिक में इसने अनाउंस किया है कि ये बैंक अश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनर विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई के जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं, जो मोटर इंश्योरेंस हैं, जो होम ट्रेवल इंश्योरेंस है, रूरल इंश्योरेंस है, इन सबको अब कौन सेल करेगा? सीएसएफबी। तो सहयोग का उद्देश्य सीएसएफबी ग्राहकों के लिए बीमा विकल्पों की संख्या को बढ़ाना, जिससे बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को सीएसएफबी के नेटवर्क के माध्यम से विशेष रूप से उत्तरी भारत में बढ़ी हुई पहुंच से लाभ होगा। यह साझेदारी सीएसएफबी ग्राहकों को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नवाचारी और तकनीक प्रेरित बीमा समाधान तक पहुंच प्रदान करती है। Next is also a banking and financial news. Federal Bank announced bank assurance partnership with Tata AIA Life Insurance. देखो सेम न्यूज है जो अभी हमने पढ़ी है, बट वहां पर दो अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टाइप था, यहाँ पर दो अलग, टर्म सेम ही है। इस बार क्या है, इस बार फेडरल बैंक टाटा एआईआई लाइफ इंश्योरेंस या टाटा लाइफ इंश्योरेंस के क्या सेल करेगा, बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब मैंने अभी क्या समझा है आपको, बैंक प्लस इंश्योरेंस। तो फेडरल बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर रहा है, मतलब वो टाटा के इंश्योरेंस को अपने बैंक के थ्रू सेल करेगा। क्लियर। फेडरल बैंक का नेटवर्क इस सहयोग के माध्यम से टाटा एआईए को अपने पदचिन्ह को मजबूत करने में मदद करेगा। फेडरल बैंक और टाटा एआईए लाइफ दोनों की ही एक प्रौद्योगिकी सक्षम उपभोक्ता केंद्रीय व्यापार मंडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साझेदारी का उद्देश्य फेडरल बैंक के ग्राहकों को व्यापक बीमा समाधान प्रदान करना है। क्लियर। तो इसका मेजरली पर्पस क्या है, जो फेडरल बैंक के ग्राहक है उनको व्यापक बीमा समाधान प्रदान करना। Next is PhonePe launched secure lending platform with banks, NBFC and fintech firms. तो फोनपे ने अभी क्या लॉन्च किया है, एक सिक्योर ऋण मंच लॉन्च किया है। किसकी हेल्प से? एनबीएफसीज, बैंक्स और फिनटेक फर्म की हेल्प से। तो फोनपे ने बैंक को एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करके अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। प्लेटफॉर्म 6 श्रेणियों में ऋण समाधान प्रदान करता है: म्यूचुअल फंड, सोना, बाइक, कार, घर और संपत्ति के खिलाफ ऋण और शिक्षा ऋण। फोन पे का उद्देश्य सुरक्षित ऋण श्रेणी में एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव बनाना है, जो ऋणदाताओं ग्राहकों को जोड़ता है। इसने टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, मुथूट फाइनेंस, डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रुपे, वोल्ट मनी एंड ग्रेड इट टेक जैसी फर्मों के साथ साझेदारी की है। फोन पे अगली तिमाही तक अपनी साझेदारी की 25 तक बढ़ाने की योजना बना रहा है कि यह कम से कम 25 पार्टनर्स फोन पे के साथ कनेक्ट हो। क्लियर। Next is banking and financial news. Morgan Stanley to 2024 Global Economic Mid-Year Outlook forecast India's growth at 6.8% in 2024 and 6.5% in 2025. तो मॉर्गन स्टैनली ने वैश्विक आर्थिक मध्यवर्षीय आउटलुक जारी किया है, दृष्टिकोण 2024 के लिए जारी किया है, जिसमें मॉर्गन के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2024 के लिए 6.8% रहेगी, और 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? 6.5%। भारत में उपभोक्ता और व्यापार खर्च में व्यापक वृद्धि को रेखांकित करती है यह रिपोर्ट। अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति मींस रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.83% रही, जो आरबीआई के 2 से 6% के आरामदायक क्षेत्र के भीतर है। भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 8.4% तक पहुंच गई, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। मुख्य विकास चालक वैश्विक ऑफशोरिंग, डिजिटलीकरण और ऊर्जा संक्रमण
चालित हैं। तो की ग्रोथ ड्राइव्स क्या क्या है इसके अंदर? ऑफशोरिंग, डिजिटलाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। तो आपको मॉर्गन स्टैनली का आउटलुक याद रखना है, जिसमें भारत की जीडीपी 2024 के लिए 6.8 एंड 25 के लिए 6.5 प्रिडिक्ट की गई है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो कोल इंडिया इनकॉर्पोरेट न्यू आर्म फॉर कोल टू केमिकल बिजनेस। तो कोल इंडिया ने कोयला से रसायन व्यापार के लिए नई शाखा स्टैब्लिश की है। तो कोल इंडिया लिमिटेड विच इज सीआईएल ने कोयले से रसायन बनाने के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड को शामिल किया है। बीसीजीएल अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में और अमोनियम नाइट्रेट को अंतिम उत्पाद के रूप में उत्पादन करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड के पास बीसीजीएल में 51% की हिस्सेदारी है। मीन बीसीजीएल किसकी सब्सिडरी हो गई? कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी होगी। जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के पास शेष 49% हिस्सेदारी है। तो बीसीजीएल की जो शेयर्स हैं वो दो के पास हैं, सीआईएल के पास 51 और बीएचईएल के पास 49। फरवरी 2024 में सीआईएल ने कोयला से रसायन व्यवसाय के लिए भेल के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीआईएल ने पश्चिम बंगाल में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस परियोजना स्थापित करने के लिए गेल लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर? तो कोल इंडिया ने कोयले से रसायन व्यापार के लिए बीसीजीएल के साथ एक समझौता किया है। Next is Reliance, Tata Group and Serum Institute feature on Time 100 Most Influential Company 2024। तो टाइम ने क्या किया? टाइम मैगजीन ने, जो यूएस बेस्ड मैगजीन है, उसने मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंपनी की सूची जारी की है, जिसमें भारत में टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पोजीशन मिली है। इसने ये चौथा संस्करण जारी किया जिसमें दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक, डिज्नी, फाइजर एंड बैंक ऑफ अमेरिका भी शामिल है। रेन ब्यूटी, जिसे सेलेना गोमेज ने स्थापित किया था, लीडर श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है। नेक्स्ट इज ईडाई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड चेयरमैन, इनकम्ड एमएस रामचंद्रा सेट टू रिटायर। तो अभी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड है उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एमएस रामचंद्र हैं, अभी उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो ईडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संदीप बत्रा को न्यू चेयरमैन अपॉइंट कर दिया एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड। क्लियर? तो ईडाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने संदीप बत्रा की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। बत्रा एमएस रामचंद्र की जगह लेंगे, जो 30 जून 2024 को 75 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बत्रा 2000 से आईसीआईसीआई समूह से जुड़े हुए हैं और विभिन्न आईसीआईसीआई संस्थानों के बोर्ड में सेवा दे चुके हैं। उससे पहले जो रामचंद्र हैं उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड के निर्देशक सहित महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। तो आपको अपॉइंटमेंट याद रखना है। नेक्स्ट इज सिन्हन बैंक रिसीव सीसीआई अप्रूवल टू एक्वायर 11% स्टेक इन एचडीएफसी क्रेडिला। तो जो सिन्हन बैंक है उसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है कि वह एचडीएफसी क्रेडियल में 11% हिस्सेदारी ले सकता है। सिन्हन बैंक सिन्हन फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है जो 1996 में भारत में संचालित है। एचडीएफसी क्रेडिला एक आरबीआई पंजीकृत गैर डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी है जो भारत और विदेशों में शिक्षा ऋण प्रदान करती है। यह अधिग्रहण एचडीएफसी क्रेडिला के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से किया जाएगा। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की सिन्हन बैंक की रणनीति का भी एक हिस्सा है। तो बेसिकली सिन्हन बैंक 11% स्टेक एक्वायर करेगा एचडीएफसी क्रेडिला के। उसके साथ साथ एक और अप्रूवल है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो जो मैट्रिक्स फार्मा को तेयानिश लेबोरेटरी में 100% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिल गई है। तो जो मैट्रिक्स फार्मा है वो एक्वायर करेगा तेयानिश लेबोरेटरी के कंप्लीटली शेयर्स। तो मुद्रा लैब प्राइवेट लिमिटेड जो मैट्रिक्स फार्मा की मूल कंपनी है, लेन देन का समर्थन करने के लिए वैकल्पिक रूप से परिवर्तन डिबेंचर में निवेश करेगी। सीसीआई ने किंग्समैन वेल्थ
फंड पीसीसी के मुद्रा लाइफ साइंसेज मैट्रिक फार्मा की मूल कंपनी में निवेश को भी मंजूरी दी है। इस निवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग मैट्रिक्स फार्मा द्वारा टियानिस लेबोरेटरी के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। टियानिस लेबोरेटरी को 2023 में भारत में सक्रिय और औद्योगिक सामग्री का निर्माण और बिक्री करने के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट इज कैनरा बैंक टू डाइल्यूट 14.5% स्टेक इन कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस वाया आईपीओ। सो क्या है, जो कैनरा बैंक है वो आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 14.50 हिस्सेदारी को घटाएगा। तो कैनरा बैंक ने आईपीओ के माध्यम से कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में 14.50 हिस्सेदारी को कम करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। यह कदम आरबीआई वित्तीय सेवाओं के विभाग की मंजूरी के लंबित है। वर्तमान में कैनरा बैंक जीवन बीमा कंपनी में 51% बहुमत हिस्सेदारी रखता है, जिसमें से वो 14.50% क्या कर देगा, कम कर देगा। HSBC इंश्योरेंस 26% का मालिक है और पंजाब नेशनल बैंक शेष 23% का मालिक है। नेक्स्ट, ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, आरबीआई पेनलाइज SBM बैंक विद 88.70 लाख फाइन। तो जो SBM बैंक है उस पर आरबीआई ने क्या लगा दिया है, 88.70 लाख का फाइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो आरबीआई के रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स थी उनका पालन नहीं किया है। तो सिंपल सा है, आरबीआई ने SBM बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट नियामक मानदंडों का पालन न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। लाइसेंसिंग शर्तों और उदार प्रेषण योजना से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन शामिल है। इस कार्रवाई से नियामक मानकों का पालन करने के महत्व को रेखांकित भी किया गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। So Axis Bank and Mastercard introduce NFC साउंड बॉक्स। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सिस बैंक और मास्टरकार्ड, इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, NFC साउंड बॉक्स। NFC साउंड बॉक्स का मेजर पर्पस है कि जो भारत के अंदर पेमेंट एक्सपीरियंस है उसको रिडाइम किया जाए थ्रू वेरियस मेथड सच एज QR, UPI, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन। क्लियर? तो यह उपकरण भारत में भुगतान अनुभवों को पुनर्परिभाषित करने का लक्ष्य रखता है। यह उपभोक्ताओं को भारत QR, UPI, टैप एंड पे और टैप प्लस पिन जैसे विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम भी बनाता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। India's financial year 2024 fiscal deficit improved to 5.6% of GDP. सो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का जो राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा था वो 5.6% से घटा है। जीडीपी का 5.63% हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.63% हो गया है। यह पिछले वर्ष 5.8% के अनुमान से बेहतर है। राजस्व में वृद्धि और खर्चे में कमी के कारण ऐसा सुधार हुआ है। वास्तविक रूप से राजकोट घाटा 16.53 लाख करोड़ था, जबकि 2023-24 में जीडीपी वृद्धि 8.2% थी। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया कोर सेक्टर ग्रो राइज 6.2% इन अप्रैल। तो इंडिया कोर सेक्टर लाइक कोल सेक्टर हुआ, स्टील सेक्टर हुआ, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड क्रूड ऑयल, ये सेक्टर अप्रैल 2024 में 6.2% से ग्रो किया है। प्रमुख उद्योगों में सकारात्मक गति को दर्शाता यह विकास इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैस में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है। मार्च की वृद्धि के आंकड़ों को संशोधित कर 6% कर दिया गया है, जो एक मजबूत बेसिकली प्रदर्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज अडानी पोर्ट एक्सपेंड ग्लोबल रीच सिक्योर 30-year डील टू तंजानिया पोर्ट टर्मिनल। तो जो अडानी पोर्ट है उसने वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार किया है। तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के लिए 30 वर्षीय समझौता भी एक साइन किया है। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ने तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ 30 साल का रियायती समझौता किया। समझौता दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 का संचालन करने के लिए है। यह अडानी पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इकोनॉमिक जोन का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों में तीसरा उद्यम है। यह सौदा APSEZ के भारतीय तटों से परे रणनीतिक विस्तार का संकेत भी देता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस लॉन्च प्रगति 2024।
तो CCRAS ने फार्मर रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रगति 2024 पहल की शुरुआत कर दी है। लॉन्च इवेंट 28 मई 2024 को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ, जिसका उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर वैद राजेश कोटेचा ने किया। प्रगति 2024 का उद्देश्य CCRAS और आयुर्वेद औषधि उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाना है। CCRAS छात्रों को आयुर्वेद में अनुसंधान के महत्व पर जोर देने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहा है और CCRAS आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य भी करता है। क्लियर? तो जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद है उसने प्रगति लॉन्च किया, फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन, जिसका पर्पस क्या है? आयुर्वेद में को और ज्यादा बढ़ाना या आयुर्वेद औषधि को और ज्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो केरला इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक। तो केरला ने क्या किया है? कक्षा जो छात्र 7 के जो छात्र हैं उनके लिए अपने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इंक्लूड कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य आगामी शैक्षणिक वर्षों में 4 लाख से अधिक छात्रों को AI से परिचित कराना है। यह राज्य में प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम को स्कूल के पाठ्यक्रमों में उन्नत तकनीक को शामिल करने में अग्रणी माना जा रहा है। Next is also a science and technology news. ISRO and Wipro 3D collaboration on 3D print rocket engine. तो 3D print rocket engine के लिए इसरो और विप्रो ने क्या किया है? एक बेसिकली MOU साइन किया है। इंजन को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV के चौथे चरण PS4 के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एंड दिस मार्क अ सिग्निफिकेंट एडवांस इन एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो जो एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उसके साथ साथ यह दिस कोलैबोरेशन इज लैंडमार्क अचीव ऑफ सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो सहयोग सतत अंतरिक्ष अन्वेषण है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो इंग्लैंड क्रिकेटर ब्रायडन कोस को 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ब्रायडन कोस हैज बीन हैंडेड अ 3 मंथ सस्पेंशन फ्रॉम द ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। निलंबन सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन के कारण हुआ है, मतलब ये सस्पेंशन है ड्यू टू ब्रीचिंग बैटिंग रेगुलेटिंग। कास ने 2017-19 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर लगभग 303 सट्टे लगाए थे। आरोपी के कारण उसे निलंबित कर दिया गया, जिससे खेलों में कड़े नियमों का पता चलता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। इंडिया ज्वाइन न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी। सो भारत की मुक्केबाजी महासंघ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग के साथ जुड़ गया है और WB एक नया स्थायी शासी निकाय है जो इंडियन ओलंपिक काउंसिल द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ को मान्यता देने से इनकार करने के बाद बनाया गया। बैंकॉक में चल रहे विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के बीच यह कदम उठाया गया और BWFI की संबद्धता को WB कार्यालय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। So on every year on 31st of May, we do celebrate World No Tobacco Day to basically create the awareness about the harmness of tobacco. So विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है ताकि वैश्विक तंबाकू महामारी और तंबाकू के कारण होने वाली रोकी जाने वाली मृत्यु और बीमारी को उजागर किया जा सके। तो 2024 की थीम क्या रही है इस बार? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। इसको बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टार्ट किया गया था ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके कि तंबाकू से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। क्लियर? और फर्स्ट टाइम ये अप्रैल 7 1988 को सेलिब्रेट किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा ने बाद में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में नामांकित किया था। पहले 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया था, बाद में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसे 31 मई एज अ वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। इंटरनेशनल वीक ऑफ सोलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेररिस्ट 2024 जो 25 से 31 मई तक चलाया गया। तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लिए साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों संसाधनों की रक्षा और गारंटी देने के उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1999 में इस दिवस को मनाने की स्थापना की थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय एकजुट सप्ताह 25 से 31 मई 2000 तक मनाया गया था।
नेक्स्ट इज वर्ल्ड मल्टीपल सिरोसिस डे 2024। तो मल्टीपल सिरोसिस विच इज नोन एज एमएस, जो एक नर्व्स इशू है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 30 मई को वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम रही है, डायग्नोसिस अंडर द कैंपेन नेम माई एमएस डायग्नोसिस विद द टैगलाइन। बेसिकली यह आयोजन का समन्वय एमएस इंटरनेशनल फेडरेशन और उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। एमएस से पीड़ित सभी लोगों के लिए शीघ्र और सटीक निदान की वकालत करता है और इस बीमारी के निदान में वैश्विक बाधाओं को भी उजागर करता है। एमएस दुनिया भर में 2.1 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें 18 से कम आयु के कम से कम 30,000 लोग एमएस के साथ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जी रहे हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के थ्रू वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ताकि फूड की इंपोर्टेंस को ग्लोबली एज अ फूड और प्रमोट किया जा सके डेयरी इंडस्ट्री को। और 2001 से लगातार हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सिंपली याद रखना है, विश्व दुग्ध उत्पाद दिवस डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका को बताने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट 2024। तो 1 जून को हम अंतरराष्ट्रीय माता पिता दिवस भी बनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य है माता पिता होने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और उनके माता पिता द्वारा प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह बच्चों के जीवन और कल्याण को आकार देने में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए 2024 से बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तंबाकू कंट्रोल। इस वर्ष की थीम थी, अगर मैं बात करूं, तंबाकू उद्योगों के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपुन चंद्रा ने वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया और तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों पर भी जोर दिया। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस न्यूज। तो यूएनडीपी एंड जीईएफ लॉन्च 135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टू सपोर्ट एसआईडीएस। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात हो रही है। तो इन्होंने लॉन्च किया है 135 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ताकि ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स को इंटीग्रेटेड किया जा सके टू सपोर्ट बेसिकली एसआईडीएस। तो 28 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्लू और ग्रीन आइलैंड एकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहला एंटीगुआ और बारबुडा में चौथे अंतर्राष्ट्रीय एसआईडीएस सम्मेलन के दौरान अनावरण की गई, जो समृद्धि समृद्धि पर केंद्रित था। उसके साथ साथ कार्यक्रम एक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 15 छोटे द्वीप विकासशील राज्यों का समर्थन करेगा। इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आधारित समाधानों का विस्तार करना, सतत कृषि और मत्स्य पालन का समर्थन करना और प्रकृति मित्र पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो इंडियन अमेरिकन बृहत सोमा ट्रम्पेट स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी। तो भारतीय अमेरिका बृहत सोमा ने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में विजय प्राप्त किया। तो बृहत सोमा एक 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी है जिन्होंने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी जीत लिया। उसने ट्राई ब्रेकर राउंड में 29 शब्द सही तरीके से लिखे। बरहूत ने $50,000 से अधिक नगद और अन्य पुरस्कार जीते। उनकी जीत इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छोटे जातीय समुदायों के प्रभुत्व को जारी रखती है। Next is NIMHANS honor with prestigious Nelson Mandela Award for Health Promotion। तो निम्हांस को WHO द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये निम्हांस जो है प्रमुख भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। तो स्वास्थ्य संस्थान, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बेसिकली स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए निम्हांस को WHO के थ्रू ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने अभी डिस्कस किए। सो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं समरी। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि भारत को पहली बार 2 साल के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता मिली है। देन वी हैव डिस्कस सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार देखे, जिसपे सबसे पहले हमने देखा एनएससी ने लॉन्च किया है ईवी इंडेक्स, निवी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स।
उसके साथ साथ आरबीआई ने 2 ऑर्गेनाइजेशन पे भी पेनल्टी इंपोज की है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? EARCL एंड ECL। उसके बाद हमने देखा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, और सेम फेडरल बैंक ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की है टाटा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। फोन पे ने लॉन्च सिक्योर लेंडिंग प्लेटफॉर्म विद बैंक, एनबीएफसी एंड फिनटेक। तो फोन पे ने बैंकों के साथ मिलकर सुरक्षित ऋण मंच लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हमने मॉर्गेज स्टैनले की रिपोर्ट देखी जिसमें 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% और 6.5% रिस्पेक्टिवली रहेगी। कोल इंडिया की न्यू ब्रांच से रिलेटेड हमने न्यूज देखी। उसके साथ साथ रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों 2024 में शामिल हुई। और हमने ईडाई का अप्रूवल देखा कि संदीप बत्रा को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। देन उसके अलावा हमने शिनहान बैंक को एचडीएफसी क्रेडिला में 11% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी देखी। उसके साथ साथ केनरा बैंक ने डाइल्यूट कर दी है अपने 14.5% हिस्सेदारी एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस वाया आईपीओ। आरबीआई ने पेनल्टिलाइज किया है एसबीएम बैंक को और कितने लाख की पेनल्टी लगाई है? 88.70। उसके साथ साथ एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड की पार्टनरशिप हमने देखी। फिस्कल डेफिसिट भारत का 5.6% रहा जीडीपी का, और भारत के कोर सेक्टर में 6.2% की वृद्धि हुई है। और अडानी पोर्ट ने अपनी जो वैश्विक पहुंच है उसको बढ़ा लिया है। देन वी हैव डिस्कस सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, जिसमें हमने प्रगति 2024 देखा और केरल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 7 में ऐड कर दिया है। और उसके साथ साथ इसरो एंड विप्रो का टाइप देखा फॉर 3D प्रिंट रॉकेट इंजन। स्पोर्ट्स न्यूज से हमने देखा इंग्लैंड के प्लेयर को बैन कर दिया गया है और भारत ने नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज में वर्ल्ड टोबैको डे, उसके साथ साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, मिल्क डे एंड विश्व माता पिता दिवस। नियुक्तियों में पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सीकरण सम्मेलन में यूएनडीपी एंड जीएफ लॉन्च 135 मिलियन यूएसडी फॉर ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेशन। और लास्ट में अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में हमने देखा भारतीय अमेरिका बृहस्पति सोमा ने स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी विजय प्राप्त की और निमहेंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 1 जून 2024. I hope you like this session. Thank you.